Hi friends, welcome back to Civil Staff. This is the sixth lecture under the previous year question series of the Science and Technology module. और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर्स न्यूक्लियर एनर्जी एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सेकंड पार्ट से। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल को 7 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है और अपने पहले की 5 वीडियोस में हमने 2 चैप्टर्स कवर किए थे, स्पेस एंड डिफेंस प्लस द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट से सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। इससे पहले कि हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स 2019 की आपकी तैयारी को और ब्रशन अप करने के लिए, आपको और अच्छे से तैयार करने के लिए हमने स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसके अंडर हम 10 टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर टोटल 1000 MCQs होंगे। ये टेस्ट आप हमारी साइट पे जाके या हमारे ऐप पे जाके ले सकते हैं और इन टेस्ट में हम बेसिकली 1.5 ईयर यानी जैन 2018 से लेके मई 2019 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स जो होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं यूपीएससी के, लाइक हिंदू, पीआईबी, लाइव मिंट, इन सभी में से डिराइव्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके, जो लिंक दिया है उस पर जाके। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ही पता है कि लास्ट वीडियो में यानी फिफ्थ लेक्चर में हमने न्यूक्लियर एनर्जी के 12 क्वेश्चंस को कवर किया था और आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस को, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, दैट इज ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। With reference to them, which one of the following statements is not correct? तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2013 में। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4 फोर्सेस। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन द पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सी, weak nuclear forces causes radioactivity, and last, strong nuclear forces hold protons and neutrons inside the nucleus of an atom। तो हमें बताना है कि इन फोर्सेस के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो बेसिकली जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया था, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल 4 मेन फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो फोर्सेस होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की इंटरेक्शन कैसी होगी यूनिवर्स में। क्या वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्या वो अट्रैक्टिंग होगी, क्या वो रिपेलिंग होगी, किस टाइप की फोर्स होगी और क्या उसकी रेंज होगी, क्या वो स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी। अगर हम ग्रेविटेशनल की, अगर हम मोटी मोटी बातें करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। जो ये है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर जरूर आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बेसिकली पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स का, लेकिन जो क्वांटम फिजिक्स आती है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सेकेंड वीकेस्ट फोर्स है, बट दो इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है, आपको याद रखना है कि दिस नॉट दी वीकेस्ट फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी जो रेंज है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होती। थर्ड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा रहती है। कितनी भी दूर कोई भी दो पार्टिकल्स कितनी भी दूर हो, उनके बीच ये फोर्स एक्ट कर सकती है। और लास्ट होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये जो फोर्स है ये बेसिकली एक एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की आपस की फोर्स होती है और इसकी जो रेंज है वो सबसे कम होती है। यानी रेंज वाइज ये सबसे कम है लेकिन स्ट्रेंथ वाइज ये सबसे ज्यादा है। और हम इन फोर्सेस के बारे में अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखें तो वो ये हमें पता होनी चाहिए कि इनके अंदर पार्टिकल्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो सारे पार्टिकल्स जिसके अंदर मास होता है वो सब ये फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट चीज वीक फोर्स। वीक फोर्स की अगर हम बात करें तो कौन इन्हें एक्सपीरियंस करता है? इन्हें एक्सपीरियंस करते हैं क्वार्क्स और लेप्टन्स। थर्ड, हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इनके ये फोर्सेस वही पार्टिकल्स एक्सपीरियंस करेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे, यानी जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे लाइक न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनोज, वो इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और लास्ट, अगर हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात करें तो वो होंगे बेसिकली जो क्वार्क्स हैं या ग्लूऑन्स हैं, जो आपस में उनकी इंटरेक्शन हो रही है जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसमें ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस थे और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब हम एक बार इन फोर्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट बट हैज वेरी हाई रेंज एंड इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये आपको याद रखना है तीन चीजें। सबसे पहले कि वो वीकेस्ट है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा रहती है और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। कभी भी दो फोर्सेस जिनके बीच में ग्रेविटेशनल एक्ट करेगा वो अट्रैक्ट होंगी, कभी भी रिपेल नहीं करेंगी। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रेडियो एक्टिव डिकेज एंड न्यूट्रिनो अट्रैक्शंस या इंट्रैक्शंस। इसी की वजह से बीटा डिके होता है, अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस में। तो जो भी न्यू पार्टिकल्स निकल रहे हैं लाइक बीटा डिके में अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज, तो ये सब वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के इंट्रैक्शंस के कारण ही हो रहा है। थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये उन पार्टिकल्स में होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसी कारण से इस फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो होते हैं। और ये जो फोर्स है ये दोनों अट्रैक्शन भी शो कर सकती है और रिपल्शन भी शो कर सकती है। सो आपको पता है कि अगर बार मैग्नेट की अगर हम बात करें, दो ऑपोजिट पोल्स हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे और अगर सिमिलर पोल्स हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस है वो किसमें है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। Now let us see the last force, that is the strong nuclear force. Strong nuclear force हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे इसके नाम में strong है, ये सबसे strongest force है और इसकी range लेकिन सबसे कम रहती है। This force can be attractive as well as repulsive. Though it is responsible for holding the atoms together, यानी attraction है इसके अंदर, लेकिन ये repulsive factor भी इसके अंदर हो सकता है। तो जो क्वार्क्स होते हैं इनसाइड दी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जिसकी वजह से वो बाउंड रहती है, वो किस लिए होता है? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टिकल्स अलग हो जाएं ड्यू टू दिस फोर्स, तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज फोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसी थ्योरी की जो कि इन फोर्सेस को आपस की इंट्रैक्शन की बात करती है, वो हमें पता होनी चाहिए। दैट इज द ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस थ्योरी। So now let us see what is this grand unification theory. Grand unification theory एक ऐसी थ्योरी है जो कि ट्राई करती है कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोवीक इंट्रैक्शंस हैं उसको हम एक ही कंबाइन फोर्स के अंदर स्टडी कर पाए। तो यानी एक ऐसी फोर्स बनाए जो कि तीन फोर्सेस या जो हमारी चार फोर्सेस हैं उनको कंबाइन करें, उसे हम कहते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ये जो थ्योरी है सबसे पहले दी थी 1979 में ग्लासहाउ, विनबर्ग और सैलम ने। तो ये जो साइंटिस्ट थे इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था फॉर यूनिफिकेशन ऑफ द वीक फोर्सेस। इनिशियली जो ये ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है वो सिर्फ तीन फोर्सेस को यूनिफाई करती है। दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन जो थ्योरीज चार फोर्सेस को यूनिफाई करती है, यानी जो ग्रेविटेशन थ्योरी को भी इसमें इंक्लूड करती है, वो होती है सुपर यूनिफाइड थ्योरीज। तो बेसिकली ये हमारी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी थी विच इज सेपरेट फ्रॉम सुपर यूनिफाइड थ्योरीज। ये कंसेप्ट इवॉल्व कहां से हुआ? ये इन्वॉल्व हुआ है सबसे पहले जो यूनिवर्स था, क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल फोर्स ही रहती थी। यानी जो हमारी चारों फोर्सेस थी वो इनिशियल जब यूनिवर्स बिग बैंग से पहले की अगर हम बात करें तो वो एक कंबाइंड फोर्स की तरह एक्ट करती थी। लेकिन जैसे जैसे बिग बैंग हुआ, टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हुए, तो ये फोर्सेस सेपरेट आउट होना शुरू हो गई। सबसे पहले जो फोर्स सेपरेट आउट हुई थी वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाकी की जो तीन फोर्सेस थी वो धीरे धीरे करके सेपरेट आउट होना शुरू हुई। अब हमारी प्रोसेस है कि ताकि हम यूनिवर्स को बेटर समझ पाए या हम एक सिमेट्री समझ पाए यूनिवर्स की, हम ट्राई कर रहे हैं कि जो बाकी की तीन फोर्सेस हैं उसको हम एक यूनिफाइड फोर्स की तरह स्टडी कर पाए। तो यही हमारी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड। The known forces of nature can be divided into the four classes: viz, gravity, electromagnetism, weak nuclear force and the strong nuclear force. With reference to them, which one of the following statements is not correct? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि कब हमसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है और कब हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इज द वीकेस्ट ऑफ द फोर फोर्सेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक बार हम बाकी की तीन स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। सेकेंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वहीं पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करेंगी। थर्ड देखते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉजेस रेडियो एक्टिविटी। तो ये भी सही है कि हमने पढ़ा था वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण बीटा डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और लास्ट स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो न्यूक्लियाई को होल्ड टुगेदर करने के लिए, क्वार्क्स को टुगेदर एक्ट करने के लिए कौन सी फोर्स वर्क कर रही थी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारा इसका आंसर होगा ए, दैट इज ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट इज द वीकेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल्स।
The alpha particles carries 2 positive charge. Its mass is very nearly equal to that of A, 2 protons, an atom of helium, C, mass of 2 positrons and 2 neutrons, and D, 2 positrons as each positron carries a single positive charge. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है उसके अंदर 2 पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, बट इसका मास किसके इक्वल है. So let us see what is this alpha particle and what are the different types of particles that are released in a radioactive decay. So basically जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म करता है बाय एमिटिंग रेडिएशंस और बाय रेडियोएक्टिव डिके. सबसे पहले ये जो रेडियोएक्टिव डिके का प्रोसेस था इसको स्टडी किया था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने. उन्होंने दिखाया कि बेसिकली मेनली two types of particles were released in his studies. वो थी heavier alpha particles and the lighter beta radiations. Third type of radiations जो बाद में study करी गई थी जो कि P. Willard ने करी थी, that were the gamma radiations. तो ये बेसिकली 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं जो कि निकलती हैं रेडियो एक्टिव में, और इसी से हमने 3 पार्टिकल्स भी डिराइव किए हैं जो कि हमारे अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स हैं. सो बेसिकली जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस हो रहा है वो या तो अल्फा डिके से हो सकता है या बीटा डिके से होता है. बीटा डिके का जो प्रोसेस है वो फर्दर 3 टाइप्स में हो सकता है, दैट कैन बी थ्रू नेगेट्रॉन एमिशंस और पॉजिट्रॉन एमिशंस और वाया एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर. तो 3 तरीके से हमारा बीटा डिके हो सकता है, और अल्फा डिके होता है विद द रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. तो ये हमारे रेडियो एक्टिव डिके के मेन प्रोसेसेस हैं. अब हम इसको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि क्या होता है बीटा डिके और उसके डिफरेंट टाइप्स एंड दी अल्फा डिके. So let us start what is beta decay. So now let us see what is this beta decay or negatron emission. इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन डिके क्यों करता है, उसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये सारी टर्म्स आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले एक पार्टिकल डिके क्यों करता है. एक पार्टिकल इसलिए डिके करता है क्योंकि जो उसका न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है. अब स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. अगर किसी एटम में उसके न्यूट्रॉन्स का नंबर उसके प्रोटॉन्स के नंबर से ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होने लग जाता है. सो जो प्रोटॉन्स होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर. तो अगर आप इस कार्बन एटम की बात करें, यहाँ पे जो C का है कार्बन एटम की बात करें तो 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है और जो 14 है ये मास नंबर है. मास नंबर जो होता है ये बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, यानी एक एटम में जितने न्यूट्रॉन्स हैं प्लस जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं वो बनाता है उसका मास नंबर. और सिमिलरली उसका एटॉमिक नंबर होता है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 8 न्यूट्रॉन्स हो गए. तो क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है तो इसलिए ऐसा एटम जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है. अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है वो डीके करना स्टार्ट करेगा. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है वो डिके कर रहा है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में. तो जो ये प्रोटॉन होता है जनरली उससे तो हमने देखा कि यहाँ पे एक और एटम बन गया, यानी जो कार्बन एटम था वो चेंज हो गया है नाइट्रोजन एटम में. क्यों? क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन था प्रोटॉन में बदल गया है और 6 से एटॉमिक नंबर 7 हो गया है. और दूसरी तरफ जो हमारा एक और पार्टिकल रिलीज हो रहा था इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कह रहे हैं बीटा पार्टिकल. तो ये है हमारा बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल की अगर आप डेफिनेशन देखें इसमें क्या होगा, इसका जो चार्ज होगा वो -1 होगा और इसका मास नंबर जो होगा वो 0 है. तो यानी इसके अंदर कोई मास नहीं है लेकिन इसका जो चार्ज है वो -1 रहेगा. तो ये बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तरह रिलीज होता है. साथ ही साथ कुछ एंटी न्यूट्रिनोज भी रिलीज होते हैं. तो ये है हमारा बीटा डिके का प्रोसेस. ये उन पार्टिकल्स में होता है जिनका जो लाइटर एटम्स है, जो जिनका एटॉमिक मास जो है वो 60 से कम रहता है, वो जनरली अंडरगो करते हैं बीटा डिके के. तो ये हमारा बीटा डिके. नाउ लेट अस सी द सेकंड टाइप ऑफ एमिशन. Now let us study the next type of emission, that is the positron emission. पॉजिट्रॉन एमिशंस उन पार्टिकल्स में होगी जहां पे प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स, यानी ऐसे एटम्स जहां पे प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा जो कि प्रोटॉन रिच है, वहां पे ये एमिशन टेक्स प्लेस अकर करेगी. फॉर एग्जांपल इस केस में आप बोरॉन देख सकते हैं. बोरॉन के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो है 5 एंड इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स है वो है 3. तो क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कम है, 3 ही है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो एक प्रोटॉन डिके करना स्टार्ट करेगा. जब भी एक प्रोटॉन डिके करेगा तो वो डिके करेगा एक न्यूट्रॉन में और एक पॉजिटिवली चार्ज एटम में, जो जिसे हम कहेंगे पॉजिट्रॉन. तो इस जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है या न्यूक्लिया है, इसके अंदर क्या होगा, एक
प्रोटॉन होगा और इसका मास अगेन 0 होगा, लाइक हमने पिछले केस में देखा था, यानी जो नेगेट्रॉन के केस में देखा था। वहां पे चार्ज -1 रहता था और यहाँ पे चार्ज +1 रहेगा। तो यही डिफरेंस है पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन की अगर हम बात करें तो। अब ये जो एमिशंस है ये किन न्यूक्लियाइज में हो सकती है? ये जनरली लाइटर न्यूक्लियाइज में होती हैं, सो दैट कि प्रोटॉन्स का नंबर है वो बैलेंस आउट कर सके हम न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में। सेकेंड टाइप ऑफ एमिशन जो है वो है थर्ड टाइप ऑफ एमिशन जो है वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर एमिशन है ये भी प्रोटॉन रिच एटम्स में ही होती है, लेकिन ये बेसिकली हेवियर एटम्स में होती है। तो यहाँ पे जो एक प्रोटॉन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन करेंगे एक न्यूट्रॉन फॉर्म करने में। तो ये जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है एक आउटर शेल से, जो इलेक्ट्रॉन एक एटम अगर हम बात करें उसके अंदर काफी सारे आउटर शेल्स हो सकते हैं। तो एक आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जाएगा और अंदर वाले शेल में उसे न्यूक्लियस में लेके आया जाएगा। तो जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे ये एक न्यूट्रॉन बनाएंगे, साथ ही साथ एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा। ऐसे हम प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसमें एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बन रहा है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नाउ लेट अस स्टडी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द अल्फा डिके। अब अल्फा डिके अगेन टेक्स प्लेस इन अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियाई, जहां पे जो हमें मास नंबर है वो रिड्यूस करना होता है, यानी अगेन यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो ज्यादा है और प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो कम है। तो यहाँ पे मास नंबर कैसे डिक्रीज हो रहा है? बाय फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो ये जो हीलियम पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल है, इसे हम कह रहे हैं एक अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में क्या होगा? इट विल हैव चार्ज ऑफ +2, मास नंबर इक्वल टू दैट ऑफ हीलियम, दैट इज 4, न्यूट्रॉन्स इक्वल, प्रोटॉन्स इक्वल टू 2, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है उसने अपने दो चार्जेस के जो दो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसने लूज आउट कर दिए हैं, सो इट हैज +2 चार्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है अल्फा डिके। लास्ट हम बात करेंगे गामा रेडिएशंस की। गामा रेडिएशंस जो है वो हर टाइप ऑफ डिके में हो सकती है। इट कैन बी इन अल्फा डिके, अल्फा पार्टिकल रेडिएशन डिके और इन बीटा रेडिएशन। सो ये जो रेडिएशंस है ये बेसिकली कंपनी कर रही हैं जो भी हमने अभी तक डिकेस पढ़े थे, उसके साथ साथ ये भी कुछ कुछ पार्टिकल्स रिलीज करती हैं। यहाँ पे जो हो रहा है, जब हमने पढ़ा था कि एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और स्टेज, किसी एक्साइटेड स्टेज से अपने नॉर्मल स्टेज में रिटर्न करेगा, तो ये गामा रेडिएशंस जो है एनर्जी रिलीज के प्रोसेस की तरह एक्ट करती हैं। गामा रेडिएशंस में जनरली एक हायर फ्रीक्वेंसी प्रोसेस रहता है, तो ये बेसिकली हायर स्पेक्ट्रम के पार्ट को बिलोंग करती है। So these are our important radiations and our important particles that we need to know about the radio decay. Now let us try to answer the question that we started. So now let us try to answer this question. यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी गई है रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल। हमें कहा गया कि अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज एटम्स एंड बताना है कि उसका मास किसके इक्वल होता है। तो अल्फा पार्टिकल था क्या? अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक ऐसा हीलियम एटम था जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज आउट कर दिया था, तो उसका चार्ज हो गया था +2, उसका मास नंबर रहा था इक्वल 4 एंड एटॉमिक नंबर था 2। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज अल्फा पार्टिकल का जो मास है दैट विल बी इक्वल टू एन एटम ऑफ हीलियम। सो इसका आंसर होगा बी। सो फ्रेंड्स, नाउ क्योंकि हमने काफी सारे पार्टिकल्स पढ़ लिए हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो लेट अस ट्राई टू समराइज दीज पार्टिकल्स ताकि आपको पेपर में इसको रिकॉल करना थोड़ा आसान हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल क्या था। अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक ऐसा हीलियम पार्टिकल है जिसके अंदर जो उसके जो एटम्स का जो चार्ज था वो +2 रहता है, मास नंबर इक्वल टू 4 रहता है और एटॉमिक नंबर जो है 2 रहेगा। तो यानी जब डिके हो रहा है तो वो अपना मास, जब भी कभी किसी रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल डिके होगा तब उसमें जो चेंज इन एटॉमिक नंबर होगा वो 4 होगा, चेंज इन एटॉमिक नंबर जो होगा वो 2 होगा और मास नंबर जो चेंज होगा वो बाय 4 चेंज होगा। ये कब होगा? जब भी कोई हेवियर एटम है वो ऐसी रिएक्शन टेक आउट प्लेस कर सकता है, यानी जब भी किसी एटम जिसका मास एटॉमिक नंबर जो है वो 83 से ज्यादा है वो ही न्यूक्लियाइज अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एमिशन की, जो थी हमारा बीटा डिके या नेगेट्रॉन एमिशंस। यहाँ पे क्या हो रहा था? नेगेट्रॉन एमिशंस में क्या थी? ये बहुत ही एनर्जेटिक रिएक्शंस थी और इसमें कुछ गामा रेडिएशंस भी साथ साथ में निकल रही थी एंड प्लस कुछ एंटी न्यूट्रिनोस भी रिलीज हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे जो रिएक्शन में एटॉमिक नंबर जो था वो चेंज कर रहा था बाय +1, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जो मास नंबर है वो सेम रह रहा था। तो यानी जो हमारा बीटा पार्टिकल था उसमें क्या हो रहा था? उसका चार्ज था -1 और उसका जो मास नंबर था वो था 0।
तो ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब हमारा न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो ज्यादा है और प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो कम है। सो ऐसे पार्टिकल्स में टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। थर्ड हम बात कर रहे थे पॉजिट्रॉन एमिशंस की। पॉजिट्रॉन एमिशंस अगेन एक एनर्जेटिक एमिशंस है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। यहाँ पे ये कब हो रहा है, ये हो रहा है इन दी लाइटर न्यूक्लियाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रॉन्स का नंबर था वो कम रह रहा था एज कंपेयर टू हमारे प्रोटॉन से। जनरली हमें चाहिए कि प्रोटॉन्स और नंबर न्यूट्रॉन्स का नंबर इक्वल रहे। अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर कम है प्रोटॉन से तो दो टाइप की एमिशंस हो सकती हैं, या तो पॉजिट्रॉन एमिशन होगी या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। पॉजिट्रॉन एमिशंस तब होती है जब हमारा लाइटर न्यूक्लियाइज हो, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमारा तब हो रहा था जब हमारा हेवियर न्यूक्लियर हो। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या हो रहा था, एक पॉजिटिवली चार्ज एटम रिलीज हो रहा था जिसका जो चार्ज था वो +1 था और जिसका मास था वो 0 था। तो ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन एटम। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एक जो हमारा एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन जो हमने अलग से बाहर के शेल से कैप्चर किया था, उससे हम बना रहे थे एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे न्यूट्रिनोज रिलीज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन कैप्चर के प्रोसेस में। यहाँ पे हमने कोई अलग से एटम नहीं बनाया, यही यहाँ पे हमने ओरिजिनल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से एक न्यूट्रॉन बना दिया है। तो यहाँ पे जो हमने बैलेंस आउट जरूर किया है प्रोटॉन को, लेकिन मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये होता है सिर्फ हेवियर न्यूक्लियाइज में। और लास्ट टाइप की जो हमारे रेडिएशंस थी वो थी गामा रेडिएशंस, जहां पे हम फोटॉन्स रिलीज कर रहे थे। ये रेडिएशंस किसी भी प्रोसेस में हो सकती है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल डिके हो या फिर बीटा पार्टिकल डिके हो या पॉजिट्रॉन एमिशंस हो, कहीं भी डिके हो, अगर हमें एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, कभी भी कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस अपने शेल में आ रहा है, तो वहां पे ये गामा रेडिएशंस हो रही थी। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिलेटेड टू है इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कुछ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू न्यूट्रिनोज, और ये क्वेश्चन हमें दिया गया था प्रीलिम्स 2010 में। सो लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। पहली स्टेटमेंट है न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट ट्रैवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। सेकंड, न्यूट्रिनोज आर क्रिएटेड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ बीटा डिके। थर्ड, neutrinos have a negligible but non-zero mass. And fourth, trillions of neutrinos pass through human body every second. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन बाय आंसरिंग व्हाट इज अ न्यूट्रिनो, उसका चार्ज क्या रहता है, उसका मास क्या होता है, ये सभी चीजें हम जानेंगे बाय नोइंग व्हाट इज अ न्यूट्रिनो। सो लेट अस सी व्हाट इज अ न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो बेसिकली एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी जो स्पिन है वो क्या होती है, हाफ। तो कभी भी आप कोई पार्टिकल पढ़े तो उसकी तीन चार चीजें आपको पता होना चाहिए। पहला तो उसका चार्ज क्या है, दूसरा उसकी स्पिन क्या है, और लास्ट उसका मास क्या है। तो ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आप उस पार्टिकल के बारे में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो आंसर कर सकते हैं। चार्ज दैट इज क्यू जो कि कूलम में दिया जाता है, स्पिन और लास्ट मास। तो ये तीन चीजें आपको किसी भी पार्टिकल के बारे में पता होनी चाहिए। न्यूट्रिनो की बात करें तो वो चार्ज उसका 0 रहता है, स्पिन हाफ रहती है और मास उसका नियर 0 रहता है बट नॉट एग्जैक्टली 0। अब ये जो पार्टिकल है न्यूट्रिनो वो बिलोंग करता है लेप्टॉन फैमिली से। लेप्टॉन्स क्या होते हैं ये हम अपने आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आप अभी के लिए याद रख सकते हैं कि जो न्यूट्रिनोज बिलोंग करते हैं वो बिलोंग करते हैं लेप्टॉन फैमिली को। स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें, मॉडल की बात करें, तो ये इसके अंदर ये लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिनोज को प्रपोज किसने किया था? ये प्रपोज किया था स्विस साइंटिस्ट वोल्फगैंग पॉली ने। उसके बाद अगर हम न्यूट्रिनोज की बात करें तो बेसिकली तीन टाइप ऑफ न्यूट्रिनोज होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। तो ये बेसिकली तीन टाइप ऑफ न्यूट्रिनोज हैं। न्यूट्रिनोज का जो मास है उसकी डिस्कवरी के लिए 2015 में एक नोबेल प्राइज दिया गया था टू ताकाजी काजिता एंड आर्थर बी मैकडॉनल्ड। तो इन दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया था कि न्यूट्रिनोज जो है उनका मास भी होता है, दो इट इज नॉट 0 बट इट इज वेरी नियर टू 0। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिससे हमने प्रूव किया था कि न्यूट्रिनोज आल्सो हैव मास। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिनोज जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट बट नॉट एग्जैक्टली एट स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज करेगा तो वो ओरिजिनल जो हमारा फिजिक्स का क्लासिकल मॉडल है वो उसको नलिफाई कर देगा। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि न्यूट्रिनो की स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू लाइट है। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन्स बहुत ही अलग चीजें हैं। आपको नाम से लगेगा कि न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन बिल्कुल सेम है, बट ऐसा नहीं है।
दोनों न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन का जो चार्ज रहता है वो जीरो रहता है, लेकिन इनके मास में बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है। न्यूट्रिनो जो होते हैं वो बेसिकली लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करते हैं, और न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली एक कंपोजिट पार्टिकल है जिसके अंदर काफी मल्टीपल क्वार्ट्स होते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, आपको याद रखना है कि न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एन आईएनओ। सो नाउ वी नो न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, बट क्योंकि न्यूट्रिनोज साइंस के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्टिकल है, तो उनकी जो डिटेक्शन है, उनकी जो स्टडी है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और इसीलिए इंडिया ने अपना नया इनिशिएटिव शुरू किया है, मेगा साइंस प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंदर हम एक लेबोरेटरी बनाएंगे, यानी आईएनओ बनाएंगे, जो कि एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी होगी, जिसके थ्रू हम न्यूट्रिनोज को स्टडी करेंगे या डिटेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रिनोज क्योंकि उनका मास बहुत ही कम रहता है, तो इसलिए उनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। इनकी जो मैटर के साथ इंटरेक्शन होती है वो भी बहुत ही कम रहती है। एवरी टाइम ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आर इंटरेक्टिंग विद आवर बॉडी, बट हम उनको फील नहीं कर पाते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो को डिटेक्शन बहुत ही एक डिफिकल्ट जॉब रहता है, और इंडिया ने अगर इस फील्ड में अपना प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश की है, दिस विल डेफिनेटली एड टू इंडिया साइंटिफिक एबिलिटीज। तो इसके लिए इंडिया एक बेसिकली एक आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर बनाएगा, जो कि लार्जेस्ट होगा वर्ल्ड में विद वेट ऑफ 50,000 टन। जब ये आयरन कैलोरीमीटर बन जाएगा तो इट विल बी द लार्जेस्ट आयरन कैलोरीमीटर इन द वर्ल्ड। ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ये बेसिकली जॉइंट वेंचर होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, यानी ये दोनों मिलकर इसे फंड करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए आईएनओ के बारे में वो ये कि ये बेसिकली सिर्फ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को स्टडी करेगा। तो न्यूट्रिनोज हमने जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज हो सकते हैं या सोलर न्यूट्रिनोज होते हैं। सोलर न्यूट्रिनोज जो होते हैं उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मोर डिफिकल्ट देन दी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज। तो इसीलिए अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को। ये जो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज हैं ये डेवलप होते हैं या बनते हैं बाय इन कॉस्मोस रिएक्शंस। सोलर न्यूट्रिनोज की अगर हम बात करें तो वो सोलर जो फिजन हो रही है, फ्यूजन रिएक्शंस हो रही है सन के अंदर, उसमें ये न्यूट्रिनोज रिलीज होते हैं। बट अभी के लिए हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिनो या आईएनओ के बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, जबकि ये इतनी एक कॉस्टली लैबोरेटरी होगी। यहाँ पे इसकी लोकेशन भी हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि एक इको सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे ये बनने जा रहा है, इसके पास ये टाइगर रिजर्व भी है। तो क्यों इंडिया इस पे इतना खर्चा कर रहा है या इतनी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रहा है। सो लेट अस सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग न्यूट्रिनोज और मेकिंग एन आईएनओ। सबसे पहले तो इससे हमें यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज है रिलेटेड टू इट्स ओरिजिन, इट्स बिल्टअप एंड इट्स अर्ली स्टेज में वो कैसा दिखता था, वो हमारी सॉल्व हो सकती है अगर हमें पता लगे कि न्यूट्रिनोज एक्चुअली है क्या। सेकेंड, न्यूट्रिनोज की खुद की बहुत ही ज्यादा यूटिलिटी रहती है मेडिकल इमेजिंग के एरिया में। कैसे? क्योंकि जो एमआरआई स्कैन्स होते हैं, एक्सरे मशीन्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टिकल डिटेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हम न्यूट्रिनोज को अच्छे से बता पाएंगे या न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स की अगर हमारे सक्सेसफुल हो गए ये डिटेक्टर्स, तो हम मेडिकल इमेजिंग्स में इसको यूज कर पाएंगे। थर्ड चीज ये कि क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लार्ज एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है कंट्री की, सो इससे इंडिया की जो साइंटिफिक एबिलिटी है या उसकी इंडिया की जो पोजीशन है साइंस में, उसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। फोर्थ ये कि इससे नॉन प्रोलिफरेशन प्रमोट होगी। कैसे? क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो उनमें बेसिकली न्यूट्रिनोज रिलीज हो सकते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट कर पाएंगे तो हम बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस की सर्विलेंस कर पाएंगे और हम नॉन प्रोलिफरेशन प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट, neutrinos can also help us to detect oil and mineral deposits deep inside the earth। तो जो भी कॉम्प्लेक्स एरियाज है जहाँ पे हमें डिटेक्शन या सर्विलेंस करना मुश्किल है, वहाँ पे हम डीप इनसाइड अर्थ देख नहीं सकते क्या मटेरियल है, वहाँ पे न्यूट्रिनोज क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएंगे, तो वहाँ पे हम ऑयल एंड मिनरल डिपॉजिट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि न्यूट्रिनोज कैन हेल्प अस टू सेंड डेटा इन अ फास्टर वे, ये हमें कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कि जो हमें न्यूट्रिनोज से मिल सकते हैं अगर हम न्यूट्रिनोज को स्टडी करें। अब हम देखेंगे कि जैसे इंडिया की एक आईएनओ लैब बन रही है, वर्ल्ड में और भी कुछ ऐसे न्यूट्रिनो डिटेक्टर एरियाज हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सो बेसिकली अगर हम न्यूट्रिनो डिटेक्शंस की बात करें तो इंडिया का ये पहला वेंचर नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज ने न्यूट्रिनो डिटेक्टर ऑब्जर्वेटरीज बनाई हैं। सबसे मेजर है यूएस की, दैट इज डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट, दैट इज द ड्यून एक्सपेरिमेंट, और इसकी कॉस्ट रही थी 1 बिलियन। उसके बाद आया हाइपर कैमिकिड,
ये जो है जापान का। सो इसकी कॉस्ट भी अराउंड 800 मिलियंस है एंड इट इज 25 टाइम्स बिगर देन द प्रेडिसेसर सुपर कैमोडा। यानी पहले जो बना था जापान का सुपर कैमोडा, उसके बाद ये हाइपर कैमोडा जो है वो लार्जेस्ट होगा। अभी ये बना नहीं है, ये सिर्फ प्लान स्टेज में है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी न्यूज में रहती है वो है जूनो। ये जो है चाइना का वेंचर है और ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट है 330 मिलियंस। तो ये कुछ मेजर थी। उसके बाद अभी इंडिया की जो है वो अभी स्टिल इसकी सिर्फ फंडिंग अप्रूव हुई है, साइट एलोकेशन फिक्स हुई है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। एंड वंस द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इट विल बी द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिक साइंस फैसिलिटी इन द इंडिया। So ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज थी जो आपको पता होना चाहिए। Now let us try to answer the question that we started. So now let us start with this question. यहाँ पे हमें पूछा गया है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज इंक्लूडेड इन द प्लानिंग कमीशन एज अ मेगा साइंस प्रोजेक्ट अंडर द 11th 5-year प्लान। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल दैट ट्रैवल क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यूट्रिनो का जो चार्ज होता है वो 0 होता है और उसकी स्पीड जो होती है वो लाइट के इक्विवेलेंट होती है, उससे ऑलमोस्ट सेम होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, न्यूट्रिनोज आर क्रिएटेड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ बीटा डिके। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जब हम बीटा पार्टिकल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बीटा डिके में कुछ न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी रिलीज हो रहे थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, न्यूट्रिनोज हैव अ नेग्लिजिबल बट नॉन जीरो मास। तो ये भी सही है कि हमने पढ़ा था कि जो नोबेल प्राइज विनर थे उन्होंने डिटेक्ट किया है कि न्यूट्रिनोज का जो मास है वो 0 नहीं है, नेग्लिजिबल जरूर है बट 0 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ इन द लास्ट स्टेटमेंट, ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एवरी सेकंड। ये भी बिल्कुल सही है। न्यूट्रिनोज की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की पास हो सकती है बट इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, तो इसलिए हम इनको फील नहीं कर पाते, बट एक्चुअली ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एवरी सेकंड। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। इस बेसिस पे आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स के मॉडल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स जो कि फिजिक्स के बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस हम इकट्ठे स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें 2 लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है और लिस्ट 2 में हमें पार्टिकल के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इन पार्टिकल्स के साथ इन लिस्ट को मैच करना है। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2001 में। सो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? A जीरो मास, B फ्रैक्शनल चार्ज, C फ्रैक्शनल स्पिन और D इंटेग्रल स्पिन। एंड पार्टिकल्स की बात करें तो हमें दिया गया है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क और फोटोन। तो इन चारों पार्टिकल्स के बारे में हमें 3 चीजें पता करनी है, वो मास, चार्ज और उनका स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू हिग्स बोसॉन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल रहता है स्टैंडर्ड फिजिक्स मॉडल की बात करें तो। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2013 में। The efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past. What is the importance of discovering this particle? तो हमें बताना है कि हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है या क्या उसकी implication है। Firstly, it will enable us to understand as to why elementary particles have mass. Second, it will enable us in the near future to develop technology for transferring matter from one point to another without traversing the physical space between them. And third, it will enable us to create better fuels for nuclear fission. तो हमें बताना है कि हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी की से हमें क्या होगा कि हमें मास आइडेंटिफिकेशन के फर्क पता चलेगा, टेलीपोर्टेशन की जो थ्योरीज रहती हैं उसमें हेल्प मिलेगी, या फिर न्यूक्लियर फिजन में बेटर फ्यूल्स डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। तो इन तीनों में से क्या इंप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन रिलेटेड टू द implications of discovery behind antimatter. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखते हैं एक बार। A team of scientists at Brookhaven National Laboratory, including those from India, have created the heaviest antimatter anti-helium nucleus. What is or are the implications of creation of antimatter? तो ये पूछा गया था prelims 2012 में। First statement, it will make mineral prospecting and oil exploration easier and cheaper. Second, it will help probe the possibility of existence of stars and galaxies made up of antimatter. And third, it will help understand the evolution of universe. तो हमें बताना है कि antimatter की discovery से क्या हमें benefits होंगे। So let us start with studying what is the standard particle physics model and what are these various
मैटर एंड एंटी मैटर पार्टिकल्स या फिर पॉजिट्रॉन, जो भी हमने पार्टिकल्स पढ़े उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? Standard particle model of quantum mechanics is basically a mathematical model which explains particle wave nature of subatomic particles. यानी जो हमारे subatomic particles है, एक एटम के अंदर जो particles रहते हैं उनके बेसिक जो वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन करने में ये मॉडल हमें हेल्प करता है। इस मॉडल के अंदर बेसिकली दो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स रखे गए हैं। पहला रहता है क्वार्क्स और सेकेंड रहता है लेप्टन्स। तो ये दो मेन फैमिलीज हैं, इसके अंदर फर्दर सब पार्टिकल्स होते हैं। जो पार्टिकल्स इन दोनों एलिमेंट्री की कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स। अब एक एटम की बात करें तो उसमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। सबसे कॉमन रहते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली वो एटम्स के अंदर की सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम्स को मेकअप करते हैं। इसमें से अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं और ये बेसिकली एक टाइप ऑफ कंपोजिट पार्टिकल्स रहते हैं। अगर इनकी बात करें तो इसके अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो वो होते हैं क्वार्क्स। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो बिलोंग करते हैं लेप्टॉन फैमिली को। तो ये हमने जाना कि एक एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले तो हमें किसी भी जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक पार्टिकल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका चार्ज, चाहे वो एटॉमिक चार्ज हो चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो। नेक्स्ट उसका मास और लास्टली उसकी स्पिन। तो ये 3 या 4 चीजें अगर हमें पता है उस पार्टिकल के बारे में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन हैंडल। अब हम देखते हैं प्रोटॉन का क्या है। प्रोटॉन का अगर हम एटॉमिक चार्ज की बात करें तो वो होता है +1 एंड उसका चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। नेक्स्ट मास की बात करें तो वो रहता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। और स्पिन की बात करें तो दिस इज हाफ स्पिन, यानी इट इज नॉट एन इंटेग्रल स्पिन बट अ फ्रैक्शनल स्पिन। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटॉन्स की जो स्पिन होती है वो फ्रैक्शनल होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसका जो चार्ज रहता है वो -1 रहता है और इसका जो मास है लेकिन वो प्रोटॉन से बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इसका मास होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम्स। बट जो स्पिन रहता है वो अगेन हाफ रहता है। और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो उसमें भी स्पिन हाफ रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो 0 रहता है। बट जो उसका मास होता है दैट इज ऑलमोस्ट सेम टू द प्रोटॉन्स, दैट इज अगेन 1.6 × 10⁻⁻24। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अगर हम मास की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन उनका जो चार्ज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो उसमें उनका मास भी बहुत कम होता है और चार्ज -1 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दैट इज द क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड व्हाट इज दीज मॉडल। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हमने पहले पढ़े वो एक्चुअली हैं क्या। ये एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली 2 सेट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट इज द फर्मियंस एंड द बोसॉन्स। फर्मियंस की अगर हम बात करें तो उसे हम मैटर पार्टिकल्स कहते हैं और बोसॉन्स की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं फोर्स पार्टिकल्स। यानी जो पार्टिकल्स किसी भी एटम को मास दें या वॉल्यूम दे, मैटर दें, वो होंगे फर्मियंस की कैटेगरी को, और जो उसको फोर्स दे, एनर्जी दे, वो बिलोंग करेंगे बोसॉन कैटेगरी को। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो दो बेसिक टाइप्स के होते हैं, क्वार्क्स या लेप्टॉन्स। क्वार्क्स फर्दर 6 टाइप्स के होते हैं और लेप्टॉन्स भी फर्दर 6 टाइप्स के रहते हैं। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को हम मिलके फर्मियंस कहते हैं और बोसॉन्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो अलग फोर्स कैरियर्स रहते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि फर्मियंस की जो स्पिन रहती है वो हमेशा ही फ्रैक्शनल रहेगी, यानी चाहे वो क्वार्क है चाहे वो लेप्टन है, दोनों की स्पिन जो होंगी वो हमेशा ही फ्रैक्शनल रहेगी, हाफ स्पिन रहेगी। तो बोसॉन्स के केस में ऐसा नहीं होता है, उनकी जो स्पिन रहती है वो इंटेग्रल स्पिन होती है, यानी 1 होती है, चाहे वो ग्लूऑन हो, फोटॉन हो या जी बोसॉन हो, डब्ल्यू बोसॉन हो या ये कोई भी बोसॉन हो। लेकिन हिग्स बोसॉन की बात करें तो उसकी जो स्पिन है वो 0 है, उसका चार्ज भी 0 है, मास उसका अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है कंप्लीटली क्या रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू बोसॉन्स। सिमिलरली अगर हम क्वार्क्स की बात करें तो उसकी स्पिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हाफ रहता है। चार्ज वेरी करता है ऑन द बेसिस की कि वो किस टाइप का क्वार्क है। तो क्वार्क बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज एंड बॉटम। तो ये 3 जनरेशंस है, ये फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, ये टोटल 6 क्वार्क्स हो गए।
सिमिलरली लेप्टॉन्स की अगर हम बात करें तो वो भी 6 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। तो ये है हमारे 6 लेप्टॉन्स। इनकी अगर हम मास की बात करें तो वो वेरी करता है। चार्ज की बात करें तो वो -1 होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन या टाउ है। न्यूट्रिनो की चार्ज की बात करें तो वो 0 रहता है। तो न्यूट्रिनो हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के हो सकते हैं और वो तीनों लेप्टॉन फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये इन तीनों का ही चार्ज 0 रहता है, बट स्पिन जो होती है वो सेम रहती है सबकी, चाहे वो लेप्टॉन हो चाहे वो क्वार्क हो, उन सबकी स्पिन हमेशा हाफ रहेगी। लेकिन अगर वो बोसॉन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो उसकी स्पिन होगी 1। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट अस स्टडी दीज पार्टिकल्स इंडिविजुअली इन डिटेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फर्मियंस क्या होता है। फर्मियंस हम पहले ही बता चुके हैं, वो पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली फॉलो करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, यानी एक जो पार्टिकल है उसकी सारी स्टेट्स कभी भी सेम टाइम पे सब सेम नहीं रहेंगी। इनकी जो स्पिन रहती है वो हाफ होती है, और ये बेसिकली the degeneracy pressure that stabilizes white dwarfs and neutron star is a result of fermions resisting further compression towards each other। यानी जो फर्मियंस की ये जो प्रॉपर्टी है, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है, वो ही स्टार्स के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो उसका रीजन है। जो फर्मियंस होते हैं फर्दर दे ओबे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो आपने पढ़ा होगा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कुछ स्टैटिस्टिक्स है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तो वो फॉलो होती है बोसॉन्स के द्वारा। लेकिन जो फर्मियंस है वो फॉलो करते हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फर्मियंस किस 2 टाइप के होते हैं, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। और फर्दर जो बेरियंस होते हैं ये बेसिकली एक मिक्सचर होता है, इसके अंदर कुछ लेप्टॉन्स होंगे और कुछ क्वार्क्स होंगे। तो ये बेसिकली कंपोजिट पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आपको डायग्रामेटिकली भी बता रखा है कि लेप्टॉन्स और बेरियंस जो होते हैं वो फर्मियन कैटेगरी में आते हैं, और जो बोसॉन्स होते हैं वो बेसिकली मीसॉन्स या बोसॉन्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ये सेम चीज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वार्क क्या होता है। क्वार्क बेसिकली 6 क्वार्क्स होते हैं टोटल, एंड ये 3 जनरेशंस में पेयर होते हैं, द अप क्वार्क एंड द डाउन क्वार्क। तो ये टोटल 6 होते हैं, हर जनरेशन के 2-2 क्वार्क होते हैं और टोटल 6 क्वार्क्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क आते हैं और फॉलोड बाय चार्म क्वार्क एंड स्ट्रेट क्वार्क एंड फाइनली टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। तो 3 जनरेशंस हैं, हर में 2-2 क्वार्क्स रहते हैं। The lightest and the most particles form the first generation, whereas the heaviest and the less stable belongs to the second and third generations। तो क्वार्क में जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज करती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो है वो कम होती रहती है। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यानी आप अगर अप क्वार्क की बात करेंगे तो वो मोस्ट स्टेबल रहेगा, और फाइनली अगर हम टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क की बात करेंगे तो वो लीस्ट स्टेबल पार्टिकल्स को बिलोंग करते हैं। क्वार्क्स आर जनरली accompanied by gluons and are always set where their total charge कलर चार्ज इक्वल 0। तो यानी ये हमेशा ग्लूऑन्स के साथ ही मिलते हैं, और हमेशा ये इस एंगल से एक्ट करेंगे कि क्वार्क्स हम पता है कि फ्रैक्शनल चार्ज होता है, तो टोटल जो चार्ज होगा ग्लूऑन्स और क्वार्क्स का मिला के वो जनरली 0 रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेप्टॉन्स की अगर हम बात करें, इसमें भी 3 जनरेशंस होती हैं, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्दर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनोस। तो हर टाइप में एक न्यूट्रिनो होगा और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो इस तरीके से टोटल 6 लेप्टॉन फैमिलीज हैं। इनकी अगर हम चार्ज की बात करें, इन सबका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन फैमिली की बात करें तो उसका चार्ज -1 रहता है, और न्यूट्रिनो फैमिली की बात करें तो उसका चार्ज 0 रहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उनका साइजेबल मास होता है, लेकिन अगर न्यूट्रिनोस की बात करें तो उनका बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू लेप्टॉन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोसॉन्स के बारे में, जो कि बेसिकली फोर्स कैरियर्स रहते हैं इन स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स मॉडल। इनका जो स्पिन होता है या तो वो 0 होता है या कोई इवन इंटीजर रहता है। तो बेसिकली इंटेग्रल स्पिन रहता है बोसॉन्स का। बोसॉन्स के बारे में खास चीज ये है कि they can occupy the same exact same quantum state as the other bosons। so unlike the fermions जिनमें ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है, जो सेम क्वांटम स्टेट में सारे जो फर्मियंस होते हैं एक टाइम पे सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, बोसॉन्स इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बोसॉन का जो नेम है वो कॉइन किया था पॉल डायरेक्ट ने, और उन्हीं की उन्होंने जो ये नेम है बाद में पॉल। सो बोसॉन्स के अंदर हमने पढ़ा कि सबसे जो लेटेस्ट डिस्कवरी है वो हुई है हिग्स बोसॉन की। तो एक बार इसे ढंग से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता भी है।
हिग्स बोसॉन को सबसे पहले हाइपोथेसाइज किया गया था इन 1964 और इसकी डिस्कवरी को कंफर्म किया गया था ऑन 4 जुलाई 2012 इन द सर्न लेबोरेटरी। ये जो लेबोरेटरी है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी से हमें बेसिकली इट हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड की डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाई द एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैरी मास। तो इसलिए हिग्स फील्ड या हिग्स बोसॉन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Second, it will also help us to explain why the weak forces have such a shorter range than the electromagnetic force. तो ये भी हमें हिग्स फील्ड से पता लगता है। ये दो implication रहती हैं behind the हिग्स बोसॉन डिस्कवरी, जो कि आपको पता भी होना चाहिए कि हिग्स बोसॉन से हमें डिस्कवरी से हमें क्या बेनिफिट हुआ है। अब हम देखते हैं CERN क्या है। CERN जो है बेसिकली इट इज अ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसे हम CERN भी कहते हैं। ये बेसिकली लोकेटेड है ऑन द फ्रांस एंड स्विस बॉर्डर। This organization was established in 1954 and has 24 member states. 24th member जो है वो recently join किया है, which is basically Serbia. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका latest entrant जो है वो है सर्बिया। इसके बाद इसके जो initial members थे वो थे 12 founding members थे, उसमें included थे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड यूके एंड लास्टली यूगोस्लोविया जो कि अब ब्रेकअप हो चुका है जिसका। तो ये इनिशियल 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसके बाद बहुत सारी और कंट्रीज ने ज्वाइन किया, जिसमें से सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो कि नॉन यूरोपियन मेंबर है, इसकी अकेली नॉन यूरोपियन मेंबर है, वो है इजराइल। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया की अगर बात करें तो वो बेसिकली करंटली एसोसिएट मेंबर है, वो कंप्लीट उसने मेंबरशिप अभी तक इंडिया ने इसे गेन नहीं की है। CERN is also the official United Nation observer, तो इसका UN ऑब्जर्वर का स्टेटस भी CERN को मिल चुका है। फंक्शन की बात करें तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स द पार्टिकल एक्सेलरेटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स रिसर्च। तो ये बेसिकली फिजिक्स की रिसर्च के लिए एक सबसे बड़ी लेबोरेटरी है वर्ल्ड की अगर बात करें तो। दिस CERN laboratory also is important because it is also the birthplace of World Wide Web or the internet that is very crucial in today's world. और CERN की अभी हमने लेटेस्ट जो हमने पिछले बार बात करी थी, अभी हमने रिसेंटली बात की थी, वो इन द रेफरेंस ऑफ हिग्स बोसॉन वो डिस्कवर किया था CERN में। क्यों? क्योंकि वहां पे एस्टैब्लिश है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर जो कि है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर है। इट स्टार्टेड इन 2008 एंड इट इज स्टिल ऑपरेशनल। इसी की वजह से हमने सबसे पहले हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया था। हिग्स बोसॉन वाज नॉट द ओनली एप्लीकेशन ऑफ LHC, उसकी और भी बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल टू आइडेंटिफाई डार्क मैटर, टू लुक फॉर एक्स्ट्रा डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स, टू लुक फॉर साइंस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, फाइंडिंग द एविडेंस फॉर स्ट्रिंग थ्योरी जो कि स्टीफन हॉकिंग्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट थे, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए। To find the Higgs boson, to understand what is antimatter and understand the fundamental forces and its unification. तो ये सारी जगहों पे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की implication रहती है। So this was all related to the particle physics model and its subatomic particles. इसके अलावा कुछ और important particles हैं या कुछ और important terms हैं आपको पता होना चाहिए। Let us see what these terms are. सबसे पहले है antimatter. Antimatter is just the opposite of normal matter. तो एंटी मैटर की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो हमेशा ऑपोजिट रहेंगी नॉर्मल मैटर के, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो उसके स्पिन की बात हो, तो ये हमेशा ऑपोजिट रहेगी, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मैटर। एंटी मैटर जो क्रिएट हुआ था इट वाज आल्सो क्रिएटेड अलोंग विद द मैटर आफ्टर द बिग बैंग एक्सप्लोजन, यानी जब एक्सप्लोजन हुआ तो मैटर और एंटी मैटर दोनों क्रिएट हुए और इन दोनों की इंटरेक्शन अगर होती है तो कंप्लीट एनहिलेशन हो जाती है और इससे हीट और लाइट निकलते हैं। तो ये है रिलेटेड सम फैक्ट रिलेटेड टू एंटी मैटर। एंटी मैटर्स की बात करें तो अगर उनकी यूटिलिटी की बात करें तो सबसे कॉमन एंटी मैटर रहता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है वो बेसिकली एंटी इलेक्ट्रॉन है। हर एक मैटर का कॉरस्पॉन्डिंग उसके एंटी मैटर होता है, चाहे वो प्रोटॉन है तो उसका एंटी प्रोटॉन होगा, न्यूट्रिनो है तो एंटी न्यूट्रिनो होगा। तो हर एक पार्टिकल का एक एंटी मैटर जरूर होता है। सबसे पहले इसको जनरेट किया गया था, इस एंटी मैटर को जनरेट किया गया था इन द CERN लेबोरेटरी। इसकी ये बेसिकली हाई स्पीड कोलिजन्स थी जो कि नियर लाइट कोलिजन्स थी। इसमें हमने एंटी मैटर की डिस्कवरी को कंफर्म किया था या क्रिएट किया था। इस एंटी मैटर को सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था इन 1928 इंग्लिश फिजिसिस्ट पॉल डायरेक्ट ने, और इसकी डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उसके बाद जो कार्ल एंडरसन है उन्होंने फर्स्ट एंटी मैटर को डिस्कवर किया वो था पॉजिट्रॉन।
और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1936। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू एंटी मैटर। अब हम देखेंगे कि एंटी मैटर को पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं। एंटी मैटर को पढ़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल टू प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी मेड अप ऑफ एंटी मैटर। तो यानी जो एंटी मैटर हमने देखा था बिग बैंग जब हुआ तो इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर बना और एंटी मैटर बना। हमें पता है वो कुछ स्टार्स और गैलेक्सीज मैटर से बनी होती है, बट कुछ ऐसी स्टार्स और गैलेक्सीज भी हैं जो कि एंटी मैटर से बनी होती हैं। अगर हमें एंटी मैटर पता है क्या होता है तो हमें ये स्टार्स और गैलेक्सीज को स्टडी करने में भी इंपॉर्टेंस होगी। सेकेंड चीज, इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन बिहाइंड द यूनिवर्स। यानी बिग बैंग से लेके अभी तक यूनिवर्स कैसे इवॉल्व किया है वो भी हमें पता लगेगा अगर हम एंटी मैटर को स्टडी करते हैं। थर्ड, एंटी मैटर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल सोर्स। ये इसे हम स्पेसक्राफ्ट में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो थ्रस्ट रेशियो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और एफिशिएंट होती है। नेक्स्ट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पॉजिट्रॉन्स हैं उनकी यूटिलिटी रहती है इन मेडिकल इमेजिंग फील्ड्स। तो यहाँ पे भी हम जो एंटी मैटर है उसको मेडिकल इमेजिंग में यूज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एंटी प्रोटॉन्स को यूज किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, कंफर्म नहीं हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। एंड लास्टली, अभी जो क्रिएशन में है और एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है वो है न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म को ट्रिगर करने के लिए एंटी मैटर की यूटिलिटी। क्योंकि एंटी मैटर को क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, लार्ज क्वांटिटीज में एंटी मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो इसको अभी एक मेजर ऑब्स्टिकल है, इसको कंप्लीटली फुलफिल नहीं किया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मैटर एंड एंटी मैटर। आपको हमेशा याद रखना है कि हर मैटर के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंटी मैटर होगा जिसका जो चार्ज होगा वो कंप्लीटली ऑपोजिट होगा मैटर के। अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज माइनस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉजिट्रॉन है जिसका चार्ज पॉजिटिव है। एक हाइड्रोजन है एटम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंटी हाइड्रोजन एटम है। एक प्रोटॉन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एंटी प्रोटॉन है। एक क्वार्क्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी क्वार्क्स है। तो हर मैटर के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंटी मैटर जरूर होता है। सो नाउ लेट अस सी दी सम अदर इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट, हमें पता होना चाहिए कि डार्क मैटर एंड नेगेटिव मैटर क्या है। हम जनरली एंटी मैटर को नेगेटिव मैटर या डार्क मैटर से कंफ्यूज आउट कर देते हैं, बट दीज टू आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। सबसे पहले देखते हैं कि डार्क मैटर क्या है। तो डार्क एज द नेम सजेस्ट वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता या जो कि कंप्लीटली अननोन है, तो उनको हम कहेंगे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। तो जब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था तो जब यूनिवर्स की एक्सप्लोजन हुई तो कॉन्टिन्यूसली उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। जो ये फोर्सेस हैं जो कि यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही हैं वो बेसिकली कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि यूनिवर्स में या पार्टिकल्स को एक दूसरे से रिपेल कर रही है। इस एनर्जी को हमने नेम आउट किया है डार्क एनर्जी या डार्क मैटर। अगर हम कॉस्मोलॉजी की बात करें या आज के स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो उसमें मैटर जो है हमारा ऑर्डिनरी मैटर है उसमें वो सिर्फ 4.9% है। बाकी का जो 96% मैटर है या 95% मैटर है वो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी ही है। ये आपको पता होना चाहिए। एंटी मैटर और मैटर को हम मिलके कहते हैं बेरियोनिक मैटर और डार्क मैटर इज नोन एज नॉन बेरियोनिक मैटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि व्हाट इज नेगेटिव मैटर एंड नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव मैटर बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एंटी मैटर, जहां पे हमने पढ़ा था कि उसमें और मैटर में फर्क ये था कि उसमें चार्ज ऑपोजिट रहता है, लेकिन जो नेगेटिव मैटर है उसमें मास और एनर्जी भी नेगेटिव रहती है। दो दिस इज कंप्लीटली अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस, बट आपको याद रखना है कि नेगेटिव मैटर इज नॉट सेम एज एंटी मैटर। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स देखेंगे जो कि हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फोटॉन्स। फोटॉन्स बेसिकली जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं दे बिलोंग टू बोसॉन फैमिली और इसीलिए इनका जो स्पिन रहता है वो हमेशा इंटेग्रल होगा यानी 1 होगा। ये बेसिकली ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो कि ड्यूअल नेचर फॉलो करते हैं, यानी वेव प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं और पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करते हैं। इनका जो रेस्ट मास होता है वो होता है 0 और ये मूव करते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट। इनको डिस्कवर किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन अर्ली 20th सेंचुरी और इसका जो स्पिन रहता है वो इंटेग्रल होता है और चार्ज 0 रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको फोटोन रिलेटेड पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम पॉजिट्रॉन्स की बात करें तो पॉजिट्रॉन्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये बेसिकली एंटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी मैटर हैं और इसलिए इनका चार्ज होगा +1। स्पिन सेम रहेगी जो कि पार्टिकल की है, दैट इज हाफ। तो ये है हमारे पॉजिट्रॉन्स और फोटॉन्स। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी स्टार्टेड।
अब हम ट्राई करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आंसर करने की, जो कि स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स मॉडल के ऊपर बेस्ड था। यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है पार्टिकल की, और सेकंड में पार्टिकल का नाम। ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करने का बेस्ट चीज ये होता है कि जिन स्टेटमेंट्स या जिस मैच द फॉलोइंग में आप बिल्कुल श्योर है कि उसका आंसर वही होगा, उससे आप स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिनो के केस में अगर हम देखें तो इट कैन बी सेड टू हैव जीरो मास और नियर जीरो मास। तो क्योंकि यहाँ पे नियर जीरो मास का ऑप्शन नहीं है, सो इट माइट बी द करेक्ट ऑप्शन, बट इट माइट बी द इनकरेक्ट ऑप्शन एज वेल। सो जो ये चीजें होती है ये श्योर नहीं होती, तो आप इससे स्टार्ट ना करें। जो चीजें आपको श्योर है आप उससे स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, फोटोन की, फोटोन अगर हम बात करें, इट इज द ओनली पार्टिकल जहां पे इंटेग्रल स्पिन होता है। सो डी का ऑप्शन जो होगा वो श्योर है कि वो 4 ही होगा। सो इस बेसिस पे आप ऑप्शन बी और सी को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि आइदर ऑप्शन ए है या डी है। अब हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन्स की। पॉजिट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो उसका मास 0 नहीं होता, तो ए कैन नॉट बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल चार्ज, और नेक्स्ट है उसके बाद फ्रैक्शनल स्पिन। तो पॉजिट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो उसका जो चार्ज रहता है वो +1 होता है, विच इज नॉट अ फ्रैक्शनल चार्ज। सो इसका आंसर होगा सी का 1। तो अब इस बेसिस पे हम डायरेक्टली तो अब हमारे पास सी 1 हो गया, डी 4 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वार्क्स की। क्वार्क्स जो होते हैं, इनका जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल रहता है। आइदर इट कैन बी 1/2, 1/3, 2/3, तो कुछ भी हो सकता है, चार्ज हमेशा फ्रैक्शनल ही रहेगा। सो इस बेसिस पे बी के लिए राइट चॉइस होगी 3। सो इस बेसिस पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से यहाँ पे न्यूट्रिनो के लिए करेक्ट चॉइस है जीरो मास। दो न्यूट्रिनोज डोंट हैव एग्जैक्टली जीरो मास, बट फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से इट हैज जीरो मास और नियर जीरो मास। तो ये आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। तो हमें पूछा गया था इसकी डिस्कवरी के पीछे क्या इंप्लीकेशन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्टली, इट विल हेल्प अस टू enable us to understand why elementary particles carry mass. Second, it will enable us to see in near future if we can develop a technology of transferring matter from one point to another without traversing the physical space between them. And thirdly, it will enable us to create better fuels for nuclear fission. तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कहाँ पे हम हिग्स बोसॉन को यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वुड बी द राइट चॉइस, क्योंकि हम हिग्स बोसॉन को स्पेस ट्रैवल के लिए या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के फ्यूल के लिए यूज नहीं कर सकते। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स मॉडल के ऊपर बेस्ड था। सो यहाँ पे हमें इम्प्लीकेशन पूछी गई है बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ एंटी मैटर। So first statement है, it will help us in mineral prospecting and oil exploration, making them easier and cheaper. Second, it will help us to probe the possibility of existence of stars and galaxies made up of antimatter. Third, it will help us to understand the evolution behind the universe. So जो antimatter है वो हमें stars और galaxies के creation के behind और universe की evolution में help करते हैं. So option 2 and 3 are correct, but it doesn't help in mineral prospecting and oil exploration. यहाँ पे हम न्यूट्रिनोज को यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। सो हमारा आंसर होगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। सो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के रिलेटेड टू स्टैंडर्ड पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब दो क्वेश्चंस हम आपको आपके होमवर्क के लिए देना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है, ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2009 में। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, in the year 2008 which one of the following conducted a complex scientific experiment in which subatomic particles were accelerated to the speed of light. तो यानी ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे सबएटॉमिक पार्टिकल्स को स्पीड की लाइट तक, नियरली स्पीड की लाइट तक एक्सेलरेट किया गया था। फर्स्टली यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सेकेंड यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, थर्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एंड फोर्थ नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन चारों में से किसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था? तो ये हम आपको पहले ही अपने एक्सप्लेनेशन में भी बता चुके हैं, तो आप इजीली से आंसर कर चुके हैं। आप कमेंट में इसका आंसर हमें दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है, ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2004 में। यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यूजेस फास्टर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। Second, Atomic Mineral Directorate for Research and Exploration is engaged in heavy water production. And third, Indian Rare Earth Limited is engaged in manufacture of zircon for India's nuclear program. तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी statements correct है। So friends, that's all for today. Hope you enjoyed this video. We'll be back tomorrow with the next video. Thank you.